भारती। सखी सहेली। सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। ममता जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। कल हम सब ने मिलकर गणतंत्र दिवस बड़े ही शानदार तरीके से मनाया और आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं और साथ ही इस बात पर सभी का ध्यान खींचना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को राष्ट्रीय पर्व के बारे में जानकारी दें, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और महत्व को समझाएं। उन्हें और क्या बताएं? जी उन्हें बिल्कुल। बताएं कि फहराए हुए ध्वज को ध्यानपूर्वक तह लगाकर सम्मान के साथ सुरक्षित स्थान पर रखें। बिल्कुल। और बच्चों को मैं आपने देखा होगा वो एक उत्साह रहता है ना, पेपर से जो बने हमारे ध्वज होते हैं उन्हें फहराते हैं, दौड़ते हैं। जब हम कहीं पे भी जब हम इकट्ठा होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि वो उस झंडे को यहाँ वहाँ ना रखें बल्कि उसकी अस्मिता बनाकर रखें और इस तरह की जानकारी हमारे बच्चों को दें और समझाएं। बिल्कुल। देश और राष्ट्रीय ध्वज के आदर भरे भावों के लिए हम और देखिए दीपा, आज आपने एक चीज भूल गई हैं आप। क्या भूली? वो ये कि आज सखियों को विषय नहीं बताया। हाँ। कौन भूला? आपकी हम दोनों मिलके भूल गए। दोनों नहीं क्योंकि भूले। कुछ डरे डरे से। दोनों नहीं भूले। हाँ। क्योंकि आज हमें ये जो देश गीत सुनवाना था सखियों सखाओं को, तो पहले हमने वो सुनवाया। अब हम विषय बताएंगे, लेकिन विषय बताने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए हमें। जी बिल्कुल। आप हमें बताइए कि a² + b² क्या होता है? ममता जी ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप? तो एकदम डरा रही हैं। बचपन के दिनों में जाइए और याद करके बताइए कि इसका जवाब क्या होता है। हम आपको थोड़ा वक्त दे देते हैं। हाँ, हम सखियों से थोड़ा बोल बतिया लेंगे, गाना सुनवा लेंगे, उसके बाद आप जवाब याद कीजिएगा। कई बार क्या होता है, गणित ऐसी चीज ही है कि जब हम गणित के सवाल में उलझते हैं ना तो नानी दादी सब याद आ जाती हैं। हाँ, लेकिन ये सबके साथ होता है, होता होगा ये। बिल्कुल। अधिकांश सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ लोगों को गणित पसंद भी होगा जरूर। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि वो गणित ही गणित पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो हर थोड़ी देर में गणित पढ़ते नजर आते हैं। भाई हम ये कहते हैं कि दिन भर गणित के समीकरण हल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि स्कोरिंग होता है। तो हम अपने श्रोताओं पर अब ये सवाल छोड़ देते हैं कि a² + b² = क्या होता है। क्योंकि हमें लग रहा है कि आप थोड़ा हिचकिचा रही हैं। हाँ, पता नहीं सही जवाब थोड़ा सा याद आ रहा है, लेकिन जब तक सही जवाब ना मालूम हो तो कैसे कह दें। हाँ, तो अब हमारे श्रोता बताएंगे और ये भी बताएंगे कि गणित विषय और डर, अब इनका क्या तालमेल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गणित विषय से सभी डरते हैं या हम ही अनावश्यक डर पैदा कर रहे हैं। पता चला कि वो बिल्कुल नहीं डरते। कोई रोचक घटना बताएं कि क्या हुआ जब गणित विषय आपके सामने आया और आप डर गए, या फिर बड़े बेहिचक होकर बेबाकी से आपने क्लास में आंसर किया। दोनों बातें बताएं। बहुत सारे संदेश तो आए हैं, लेकिन और आप बताइएगा। आपने तो अपने अपने लिखे हैं, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसे बहुत ये विषय पसंद है और बहुत रुचि के साथ इसको करता है, तो वो भी जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। और बहुत त्वरित जवाब देता है। और बहुत त्वरित जवाब देता है। जैसे a² + b² का जवाब = क्या होता है। अब आगे और क्या करना है? जी, बात जब डर और इस तरह भय की है ना, तो एक चीज, ये डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सावधानी रखनी जब जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं और अगर होटल की बुकिंग हमने जहाँ अपने शहर में वहीं पे रहकर अगर बुकिंग करवा रखी है, तो कहीं हमारे साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी वहां पहुंचने पर ना हो जाए, इसकी हमें किस तरीके कई बार क्या होता है दीपा जी कि जो बुकिंग हमने की है, मतलब मान लीजिए हमने व्यू देखा कि हमें नदी का व्यू चाहिए, या फिर जंगल का व्यू चाहिए, समंदर का व्यू चाहिए, कमरे के सामने, खिड़की के सामने। कई बार होटल वाले ये सब थोड़ी थोड़ी बदमाशियां क्या कहें कि उनकी भी मजबूरियां होती हैं कि कई बार ज़्यादा पैसे लेकर वो व्यू उन्हें दे देते हैं और आपने जो बुक किया है वो व्यू नहीं होता, बदल जाता है। कई बार कुछ कमरों का हेर फेर भी हो जाता है, पैसे आपने ज़्यादा दिए और पता चला कम रेट वाला कमरा। बिल्कुल। तो जब होटल बुकिंग करते हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या
आपके साथ ऐसा हुआ है वो बात हमें जरूर बताएं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बिल्कुल। और सीजन चल रहा है गाजर का, कहते हैं गाजर खाने से दिमाग बड़ा तेज होता है, तो भाई गाजर का इन दिनों में क्या व्यंजन आपके घर में बन रहे हैं? आए हैं कुछ संदेश, हम चाहते हैं कुछ ऐसे विशेष खास कोई एक व्यंजन जो आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका बनाया हुआ वो जो रेसिपी है वो सबको बहुत पसंद आती है, तो ऐसी वाली कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर नहीं बताएंगे तो दीपा जी गाजर का हलवा जरूर खिलाएंगे। चलिए ये बात तो तय हुई। और साथ में आज सखी विशेष के अंतर्गत वैशाली रमेश बाबू के बारे में हम बताएंगे जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। जी, तो इन्होंने पिछले ही साल, हमारे सभी श्रोता जानते भी होंगे कि दिसंबर में ग्रैंड मास्टर यानी GM का खिताब हासिल किया था और वो इतिहास उन्होंने रचा। इस खिताब को पाने वाली वो भारत की तीसरी महिला बनी। तो और हमने जिक्र किया था कि आज शतरंज खिलाड़ी की वैशाली रमेश बाबू के बारे में बात करेंगे। हमारे देश की चेस प्लेयर आर वैशाली ने पिछले साल दिसंबर में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करके इतिहास रच दिया था और इस खिताब को पाने वाली भारत की तीसरी महिला बनी। उन्होंने बेहतरीन शतरंज का प्रदर्शन करते हुए स्पेन में IVL लोबेग्रेट ओपन में 2500 रेटिंग हासिल कर ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं शतरंज खिलाड़ी वैशाली के बारे में। जी, और जैसे सब जानते हैं कि पिछले महीने इस खेल में वैशाली ने तुर्क के जो सेल्बेस हैं उनको 2238 रेटिंग से हराकर पीछे छोड़ दिया था। इस जीत के साथ वो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी। दिसंबर 2023 की जो FIDE रेटिंग है उस सूची के अनुसार अब तक केवल 41 महिला चेस खिलाड़ियों के पास ग्रैंड मास्टर खिताब है और इनमें अब वैशाली का भी नाम जुड़ गया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में वैशाली ने लगातार 2 जीत हासिल की थी और उसके साथ ही वो कोनेरो हेम्पी और द्रोणावल्ली हरिका जो कि हमारे देश की ग्रैंड मास्टर हैं उनके लिस्ट में वो आ चुकी हैं और तीसरे नंबर पर उनका नाम आता है हमारे देश में। बिल्कुल। और वैशाली पहले भी 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल कर चुकी थी। एक्स्ट्राकॉन ओपन 2019, फिशर मेमोरियल 2022 और कतर ओपन 2023। वैशाली को चौथा एलो ब्रिगेड ओपन में पहले ग्रैंड मास्टर खिताब तक पहुंचने के लिए 4.5 रेटिंग की आवश्यकता थी। जी, और वर्तमान में 2501.5 की लाइव रेटिंग के साथ वो महिलाओं की रैंकिंग में विश्व में 11वें नंबर पर हैं और हमारे देश में दूसरे नंबर पर हैं। और थोड़ी जानकारी और दे दी इनके बारे में। जब वैशाली 6 बरस की थी तब उनके माता पिता ने उन्हें टेलीविजन से हटाने के लिए शतरंज और चित्रकारी के प्रति आकर्षित किया। अब देखिए ना दीपा, यहाँ पर कितनी ये ज़रूरी बात लग रही कि टेलीविजन के मतलब स्क्रीन से हटाने के लिए। अभी क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर उलझे रहते हैं। तो अगर हम सब बड़े अगर बच्चों को ऐसे स्क्रीन से हटाकर किसी और विधा में उन्हें जोड़ दें, चित्रकारी में, शतरंज में और किसी और खेल में, तो निश्चित रूप से उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और वो रचनात्मक कार्य में लिप्त हो जाएंगे। और क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत होती है तो उनके ऊर्जा को किसी एक दिशा को देना उन्हें बहुत ज़रूरी है। तो बात कर रहे थे वैशाली के, तो उनके पिता एक बैंक में शाखा प्रबंधक थे और वैशाली के जो छोटे भाई हैं प्रज्ञानंद, सभी जानते हैं कि वो भी हमारे शतरंज में हमारे देश के ग्रैंड मास्टर हैं। और वैशाली के जो कोच हैं RB रमेश, वो कहते हैं कि वो शतरंज खेलने से कभी ऊबती नहीं थी, कभी उन्होंने ऐसे नखरे नहीं दिखाए या इस तरह से नहीं बताया कि मुझे ये खेल नहीं खेलना। उनकी बहुत रुचि हुआ करती थी और साल 2012 में स्लोवेनिया में जो अंडर 12 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप वो उन्होंने जीती थी। और बच्चों को, जैसे आप बात कर रहे थे ना अभी, कि बच्चों को अधिक टीवी देखने से बचाने के लिए इसका कोई बढ़िया उदाहरण हो ही नहीं सकता ममता जी। बिल्कुल सही। बच्चों को आपने एक जगह से एक जो जगह जिससे कि नुकसान उन्हें हो सकता है उसके बदले में एक सकारात्मक दिशा दी, एक सकारात्मक उन्हें रूप दिया। और जैसे वैशाली ने ये सिद्ध कर दिया है करके कि अगर आपकी जागरूकता और बच्चों की ऊर्जा को एक सही दिशा दी जाए तो वो दुनिया में भी अपना नाम
रोशन कर सकते हैं। और चेस खेलने से, शतरंज खेलने से तो बौद्धिक क्षमता बढ़ती है जी, बिल्कुल। और बौद्धिक विकास भी होता है। और ये कहा जाता है कि आपका संकेंद्रण, ध्यान संकेंद्रण भी होता है, मतलब कंसंट्रेशन, जो आजकल बच्चों में बहुत कमी हो रही है, क्योंकि उनका ध्यान एक साथ कभी पढ़ाई में, कभी मोबाइल में, कभी लैपटॉप पर, एक साथ वो कई काम करते हैं। तो ऐसे में इस तरह के खेल उन्हें कंसंट्रेशन देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बातों से जागरूकता तो आएगी और हमारे घर, मतलब घरों के जो बच्चे हैं बड़े, उन्हें ज़रूर कहेंगे कि निश्चित रूप से ये प्रेरणा की स्रोत है और इनको फॉलो करना ही चाहिए। हमें पता है दीपा जी, आप श्रोताओं की टिप्पणियों पर फोकस कर रही हैं और डूबी हुई हैं। गाना ख़त्म हो गया, आपका ध्यान ही नहीं है। मेरा ध्यान बिल्कुल था और इस बात पे भी ध्यान था कि मुझे उत्तर देना है। आपके सवाल का उत्तर है। हाँ, वो तो रह गया, आपने जवाब ही नहीं दिया था। आपने सवाल किया था a² + b² क्या होता है, तो a² + b² वो है c², यानी कि पूरा थ्योरम है a² + b² = c²। तो देखिए, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजा है कि यही जवाब, उत्तर ये वाला सही है। और इसी तरीके से आप जब भी देखिए, बात सावधानी की हो रही है और ध्यान रखने की हो रही है, तो जब हम यात्रा करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो बेशक हम होटल की बुकिंग कराते हैं। और हाँ, हम जब होटल की बुकिंग कराते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ रह जाती, कोई न कोई चूक हो ही जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सजग और सचेत रहें। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी भी आई है, देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है कि होटल बुकिंग में बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जब कभी हम ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सुविधा के स्थान पर परेशानी उठानी पड़ जाती है। ऐसा कटु अनुभव कुछ वर्ष पहले हमारे बड़े लड़के की शादी में उसके मित्र को हुआ था। मित्र अपनी नवेली दुल्हन के साथ हमारे यहाँ शादी में शामिल होने आया था। इंदौर के होटल में बुकिंग करा रखी थी, रात काफ़ी हो गई थी, तो उसे कहा भी कि इतनी रात को होटल क्यों जा रहे हो, यहीं घर में सो जाओ, पर नहीं, मित्र नहीं माना, चला गया। होटल हमारे घर से काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचकर मित्र को बताया गया कि जिस ऑनलाइन एजेंसी के माध्यम से बुकिंग की है उससे उनका टाई अप समाप्त हो चुका है और बुकिंग नहीं हुई है। रात के 1 बजे मित्र हार कर हमारे रिश्तेदार के घर आकर रुका। सुबह जाते समय बेचारे मियाँ बीवी मायूस लग रहे थे। देखिए, इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं और हम अक्सर सुनने में ऐसा आ जाता है कि बुकिंग कुछ करवाई और हमने पाया कुछ और। तो तलाश हम घर बैठे बैठे तो करते हैं ना ममता जी ऑनलाइन, क्योंकि हर वक्त तो ऐसा होता नहीं है कि पहले कोई गया है या किसी से पूछ लिया है। हम आजकल यही चल रहा है तरीका कि हम ऑनलाइन उसे देखते हैं और वहीं पर हम बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन ये तनाव का कारण न बन जाए, इसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने अपनी जो आप बीती बताई, वैसा दोबारा किसी के साथ ना हो। तो कई बार जो ऑनलाइन बुकिंग के समय जो दिखाया जाता है वो होटल पर पहुंचने पर वैसा नहीं मिलता, और जो तस्वीर वेबसाइट पर होती है वैसे पहुंचने पर हमें नहीं मिलती। इसलिए वीडियो कॉलिंग के द्वारा जो हम कर सकते हैं कि हम उनसे ये मांग कर सकते हैं कि आप वीडियो कॉलिंग पे हमें दिखा दीजिए कि कमरा कैसा है जो हम बुक करना चाह रहे हैं, वो चाहे 1 कमरे का है या 2 कमरे का है, जिस तरीके का भी है, तो हम देख लें वीडियो कॉलिंग पे। तो एक थोड़ा सा सजगता तो आ जाती है उन लोगों में भी, और हमें भी समझ में आ जाता है कि हम जो बुक करा रहे हैं वो असल में दिखता कैसा है कमरा। और साथ में ये भी कि दर्शनीय स्थलों से होटल की दूरी कितनी है, चाहे होटल मालिक कुछ भी बताएं, आप वेबसाइट पर ज़रूर जांच लें और पहले से ही नक्शे पर या अलग अलग ऐप्स के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि होटल के जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं कितनी दूरी पर हैं। और साथ में अपने जो चिर परिचित हैं, दोस्त मित्र हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि अगर वो लोग कहीं पहले जा चुके हैं तो उनके अनुभव भी जान सकते हैं। और होटल से आने जाने की सुविधा कैसी है इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लें। अगर आप वहीं पर खाना वगैरह खा रहे हैं तो मेनू कार्ड के रेट्स की जानकारी भी ले लें। कई बार इसमें भी गफलत हो जाती है कि आपके पैकेज में ब्रेकफास्ट शामिल है या डिनर शामिल है, और वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये कुछ गलतफहमी हो गई। बिल्कुल। और फिर आपका उसमें नुकसान होता है। बिल्कुल। और देखिए ना, बुकिंग कराते समय कई, जैसे ये भी आप बात कर रहे थे टैक्स के बारे में, तो कई बार वो लोग बताते नहीं है हमें। जब हम पहुंचते हैं और फाइनल जो बिल बनता है निकलने के वक्त, तो उसमें ये बताते हैं कि ये वाला टैक्स भी इसमें जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। तो ये सारी बातें पहले ही उनके साथ कर ली जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये
जोड़कर बता रहे हैं या हटा के बता रहे हैं। कई बार ये भी होता है ना ममता जी कि सस्ता सुंदर दिखाने के लालच में वो अपना कुछ ऐसा रूम बता देते हैं सबसे अच्छा, है ना, उनके वेबसाइट के पेज पर भी लगा होता है या हमें दिखा भी देते हैं। या जैसे आपने पहले बात करी कि भाई कोई नदी का किनारा है तो वो वाला कमरा दिखा दिया, लेकिन जब हम पहुंचे तो बोले नहीं, हम बुकिंग में देर हो गई और वो हमने किसी और को दे दिया। तो इस तरह की भी आप बीती किसी के साथ ना हो। और ऐसी जगह जहाँ पर बर्फबारी हो रही है या बर्फीला प्रदेश है, तो वहाँ जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। और होटल बुकिंग के समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आने जाने की व्यवस्था कैसी है, आने जाने की सुविधा है या नहीं, और ठंड के मौसम के मुताबिक आप होटल बुक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और होटल बुकिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने साझा की हैं जी। और दीपा जी फ़ोन में डूबी हुई हैं, ज़रा पढ़कर बताइए कि क्या लिखा है हमारे श्रोताओं ने। बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं। वैसे तो गणित को लेकर बहुत सारे आई हैं, लेकिन एक ये होटल बुकिंग के बारे में उन्होंने ये बताया है कि होटल बुक करते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि होटल आपके डेस्टिनेशन से कितना दूर है और वहाँ सुविधा कितनी प्राप्त होगी। साफ़ सफाई के साथ सुरक्षा ध्यान रखना चाहिए। होटल की बुकिंग ऑनलाइन करवाई है तो पैसे देने के पहले ये भी कंफर्म करना ज़रूरी है। और साथ में ये भी लिखते हैं कि जब भी कभी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमें होटल का कमरा लेना पड़ता है। कमरा लेते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ कोई CCTV लगा है या नहीं, उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। बाहर जाते समय कमरे में रखी हुई अटैची पर ताला ज़रूर लगाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई साहब, होटल और उसकी बुकिंग, भाई माना युग बदल रहा है, लोग पथ के पथिक होते हुए पथ पर भी घर जैसा माहौल चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप पर्यटन भी एक उद्योग हो गया है और नेट के माध्यम से पथ के अनुसार होटल बुकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो पथ के पेड़ पौधों और कूप बावड़ी के किनारे बने धर्मशालाओं में रात्रि बिताने वाले पथिक हैं। और एक और मैसेज है, ये एक और है कि ये भी इसी तरीके के लिए बात लिख रहे हैं कि भाई कमरे में अगर कोई CCTV लगी तो उसका ध्यान रखें, और बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आपके जो भी ज़रूरी सामान है उस पर आप ताला लगा के रखें, या ऐसी कोई चीज़ लेकर ही ना आए जिसमें कि हमें डर हो कि हमारी कुछ कीमती चीज़ खो सकती है। और जब कहीं जाते हैं तो गीत संगीत का दामन ज़रूर थामे रखें। रास्ते में जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ भी। बचपन का समय याद कीजिए तो कोई पूछता था सबसे कठिन विषय कौन सा लगता है, तो निश्चित रूप से हम सब भाई बहन यही जवाब देते थे, गणित बहुत कठिन लगता है। देखिए ना, या फिर विज्ञान के विषय। और कुछ रिश्तेदार जब घर में आ जाते थे तो सवालों की जैसे बौछार लड़ी सी लगा देते थे। खास तौर से पहाड़े, कौन से पहाड़े याद है, बहुत छोटे थे तो 13 का पहाड़ा या फिर 17 का पहाड़ा बताओ, और उसमें पूछते थे 13 सत्ते क्या होता है, तो 13 नवा क्या होता है, और फिर 17 छक्के क्या होता है। तो बड़ी दिक्कत होती थी। अचानक से कोई एकदम से सवालों का पत्थर फेंक रहा है तो पशुपेश में पड़ जाते थे और याद नहीं आता था, फिर मन में उसको याद करते थे। तो आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत हुई? अरे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ममता जी, सच में हमें तो 13 का पहाड़ा बहुत कठिन लगता था। हमारे श्रोताओं को कैसा लगता था वो भी हमें बताइएगा। हम आगे बातें करते चलते जाते हैं और बहुत सारे देखिए संदेश भी आए हैं कि सब, और संदेशों से तो यही साबित हो रहा है कि सब को गणित बहुत ही ज़्यादा कठिन विषय लगता था। तो 13 का पहाड़ा किसी किसी याद है और किसको बहुत दिक्कत हुई हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक चलिए कुछ तरीके हम ढूंढते हैं कि भाई इसे कैसे रोचक बनाया जाए, क्योंकि अब तो प्रतियोगिता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। तो गणित में 100 में 100, 100 में 99, 100 में 98 नंबर आने की उम्मीद माता पिता भी करते हैं और टीचर्स भी करते हैं, और बच्चों के अंक आ भी रहे हैं। बच्चे अब ज़्यादा मेधावी हो रहे हैं, उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा उत्पन्न हो रही है, लेकिन कई बार उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ माता पिता को, घर वालों को भी कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए गणित के फॉर्मूले याद करने में उन्हें दिक्कत आ रही है तो उन्हें दीवार पर फॉर्मूलों के चार्ट लगा देने चाहिए, जिससे वो आते जाते देखते रहें तो याद हो जाता है, और बार बार देखने से आसानी भी हो जाती है। फॉर्मूले को गीत या राइम में बदल कर याद करवाएं तो और मज़ेदार हो जाता है। जी, कई बार उसको कुछ एक कहानी की तरह भी जोड़ सकते हैं कि कहानी बना ली, कोई रोचक सा कोई किस्सा बना लिया तो भी उन्हें याद रह जाता है। फिर अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि जैसे यूँ कहा जाए कि
ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्ति की परिधि 2πr। तो इस तरीके से कुछ हम फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं और खुद को भी याद रह जाएंगे फिर जिंदगी भर, और बच्चे भी हमेशा याद रख सकेंगे। चूंकि गणित स्कोरिंग होता है, उसमें मार्क्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं, तो उसको बोरिंग बनाने की बजाय इसे रोचक बनाने की कोशिश करें। गेम्स और पजल्स खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। गणित से जुड़े हुए पजल्स जैसे कि सुडोको है या फिर और तरह तरह के गेम्स हैं, ये न केवल मनोरंजन ही करते हैं बल्कि सोचने की और वैचारिक क्षमता भी बढ़ाते हैं। सिलेबस से जुड़े गेम्स भी आजकल मौजूद हैं जिन्हें खेलकर गणित समझा जा सकता है। अगर समूह में पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों या सहपाठियों के बीच गणित से जुड़े क्विज खेलें, सवाल जवाब करें, तो इससे भी आपका गणित मजबूत होता है। बिल्कुल। और जैसे बात कर रहे हैं ना कि गणित को अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। जैसे वो अंग्रेजी की कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास से हर तरह की तकनीक और फंडामेंटल्स को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये इस रोज़मर्रा में हमें, हमारे घर में अगर बच्चा है छोटा तो ध्यान रखें कि वो थोड़ी देर के लिए तो गणित का अभ्यास ज़रूर कर रहा है। और गणित का अभ्यास अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये भी समझ में उन्हें आने लगेगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। अब अगर हम कहीं घूमने कहीं जा रहे हैं तो ख़ास तौर पे बच्चे अपनी माताओं के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो आप ये पूछ लीजिए कि भाई अगर मैंने इस रेसिपी में 1 कप शक्कर डाली है तो फिर अगर मुझे इसका डबल करना है तो कितना डालना होगा, या 4 गुना करना है तो कितना डालना होगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए एक, हम उन्हें कहीं पे अपने साथ सम्मिलित भी कर सकते हैं और इस तरह से वो डबल क्या होता है या चौगुना क्या होता है इस तरह की बातें सीख सकते हैं। और एक तरीका है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कुछ खरीदारी करना है तो बजाय कि जीपे करें तुरंत या ऑनलाइन पेमेंट करें, सीधे दुकान पर बच्चों को भेजें पैसा लेकर और उनसे चीज़ें मंगवाएं और पूछें उनसे कि कितने का क्या चीज़ मिला। बिल्कुल। बजाय कैलकुलेटर से हिसाब करने के उन्हें उंगलियों पर हिसाब करना सिखाएं अंकों के जरिए। आजकल वैसे ज़्यादातर स्कूलों में कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो 2 तरह के गणित सिखाए जाते हैं, कैलकुलेटर से और दूसरे बिना कैलकुलेटर के। तो उनको बिना कैलकुलेटर वाले गणित करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक समय के बाद उनके सामने बहुत बड़ी ये समस्या आती है कि वो सामान्य जोड़ घटाव भी बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाते हैं। तो ये एक आजकल समस्या बनती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अंकों से जोड़ घटाव गुणा भाग आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से अगर हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, जैसे हमने भी होटल की बात करी, हम कहीं घूमने जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ, तो हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये गाड़ी जो चल रही है तो ये कितने समय में कितनी दूरी और कितनी गति से, इस गति से जा रही है तो कितनी देर में कितनी दूरी तय करेगी। इस तरह के छोटे छोटे सवाल उनको थोड़े मज़ेदार तरीके से बताएं तो वो सीखने लगेंगे और उन्हें बहुत उसमें रोचकता आने लगेगी और आनंद भी आने लगेगा। और कई सारे टेक्नोलॉजी भी आजकल हो गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अब उपलब्ध हैं जहाँ पर कि सारे गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई ऐसे वीडियो भी उपलब्ध हैं जहाँ गणित के कठिन से कठिन प्रश्न को आसानी से हल करना सिखाया जाता है। उसका एक अलग विधा होती है, मेथड होता है जिसके ज़रिए वो सीख सकते हैं। और जहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं, और बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिसको वो टीचर्स के माध्यम से समझ सकते हैं। बिल्कुल। और कई तरीके के कॉन्सेप्ट को, जैसे कहा जाता है कि प्रकृति को भी जोड़ लेते हैं गणित के साथ। जैसे शंख के अंदर जो घुमाव होते हैं, घुमावदार जो शंख के अंदर आप धारियां देखेंगे, या फूलों की जो पंखुड़ियों में जो घुमावदार होता है ना, तो उसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची सीरीज मतलब 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट, जो इस तरह की बातें बच्चों को, जो चीज़ें धीरे धीरे, ये बेसिक गणित धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और उसका उनको आनंद आने लगेगा कि हाँ ये कितना सुंदर है और कितना रोचक है। फिर 3D मॉडल्स भी आजकल हैं जहाँ पे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई वो आसानी से समझ सकते हैं। तो आजकल स्कूलों में होता है 3D मॉडल से बच्चों को गणित सिखाया जाता है। श्रोता की टिप्पणी है गणित के बारे में कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे गणित विषय बहुत डरावना लगता था। हमारे ज़माने में 3 प्रकार के गणित होते थे, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। और गणित ये विषय
विषय वैसा ही डरावना है, लेकिन गणित ज़रूरी है। कहीं भी जाओ तो इसके बिना काम भी तो नहीं चलता, जीवन में भी। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए एक और ये संदेश आया है कि गणित से डरना नहीं है, मुकाबला करना है। गणित एक अमूर्त और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित की समस्याओं को हल करने के लिए सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और शुरुआती शिक्षा अंक गणित से होती है। फिर दैनिक जीवन में भी कई प्रक्रियाएं जुड़ जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न और दशमलव। गणित के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को गणितज्ञ कहते हैं और आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। गणित की शाखाएं हैं अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सांख्यिकी। एक श्रोता ने लिखा है कि गणित के नाम से स्कूल का वो ज़माना याद आ गया। अब चेहरे पर हंसी आ जाती है। जितना डर गणित से लगता था उससे कहीं ज़्यादा डर गणित के टीचर से लगता था। संयोग से मिडिल क्लास के 3 वर्ष पहला पीरियड गणित का ही होता था और उसके टीचर ही क्लास टीचर होते थे। जब तक वो पीरियड सुरक्षित बीत नहीं जाता था तब तक तो हलक में जान अटकी रहती थी कि पता नहीं टीचर कौन सा सवाल दाग दें, और न बन पाया तो कुटाई शुरू। बहुत बढ़िया। देखिए क्या मज़ेदार उन्होंने किस्सा सुनाया। देखिए एक ये आया है कि भाई मुझे गणित से कभी डर नहीं लगा, एक ये संदेश है। ये कहते हैं कि कक्षा 8वीं की परीक्षा में 80 मार्क्स मिले थे 100 में से। मैट्रिक की परीक्षा में भी ये सिलसिला जारी रहा। इतने अच्छे मार्क्स मिलने के कारण प्राइमरी स्कूल की 1 से 7 तक की पढ़ाई के दौरान 1 से 31 तक का पहाड़ा आसानी से बोल लिया करता था। और उन दिनों कैलकुलेटर भी नहीं हुआ करता था, फिर भी गुणाकार, भागाकार, जोड़ तोड़ आसानी से कर लेता था। फिर वो चौथाई का हो या आधा का हो या पौने का, सारे पहाड़े होठों पर याद रहते थे। और अब देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि भाई गणित संख्याओं का खेल है और फिर ये अपने विशेष स्वरूप में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, भेद में विभक्त भी है। फिर गणित क्या, शुरू में तो सभी विषयों से डर लगता है, लेकिन गणित में विशेष डर, क्योंकि एक गलती से पूरा सवाल गलत हो जाता है और फिर सिफर से ही काम चलाना पड़ता है। मानो कोई सांप सीढ़ी का खेल खेलने में लगे हैं और सांप देखा तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। माना इस विषय में पास होने के लिए रेखा गणित सीढ़ी का काम किया करता है, वरना बीज गणित को तो देख सांस फूलने लगती है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो सभी सीख लिया करते हैं, लेकिन आगे की चढ़ाई कठिन है। सांख्यिकी और इंजीनियरिंग, ये सह ज्योतिष जैसे विषयों का भी इनमें से समावेश है। इस विषय से डर लगने वाले लोग प्रायः जीव विज्ञान ले लिया करते हैं। और देखिए एक और आया है ये संदेश कि पढ़ाई में साइंस की पढ़ाई तो समझ में आ जाती है, लेकिन गणित से हाय तौबा। नीरस विषय सबकी समझ में नहीं आता, ऐसा उनका कहना है। हालांकि गणित के कुछ सूत्र जिन्हें आप सही ढंग से समझ ले तो आप सवालों को हल करते चले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपना उदाहरण देकर अगर कहें तो मैं हाई स्कूल से ही गणित से दूर रहता था, लेकिन हमारे 2 नाती इंटर और हाई स्कूल में 90 और 92% मार्क्स ला चुके हैं। उन्हें बिल्कुल कठिन नहीं लगता है। क्या बात है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी हैं, गणित एक ऐसा विषय था जिससे मुझे हमेशा डर लगता था। मैं जब स्कूल में थी तो 8वीं तक गणित अनिवार्य विषय था और बीज गणित और अंक गणित के सूत्र कभी पल्ले नहीं पड़े। उन दिनों 10 नंबर ग्रेस मिलने का प्रावधान था और 8वीं में मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे बीज गणित में 10 नंबर का ग्रेस मिला था। तब मैं 8वीं क्लास पास कर पाई थी। बीज गणित के सूत्र बहुत डरावने थे जो मैं कभी याद न कर सकी। कितनी सरल बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। दरअसल ये विषय ऐसा रहा है कि सब के लिए ये हो आ रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा चलन बदल गया है। अब तो बहुत ज़रूरी है लोगों को इंजीनियरिंग की ओर करियर के चुनाव के साथ ही गणित को गले लगा लेना पड़ता है। और बच्चे अब ज़्यादातर स्कूलों में कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन एक समय के बाद कैलकुलेटर हटाकर उन्हें संख्याओं से ही गणित सीखना पड़ता है। तो गणित है तो बला। और ये जो एक श्रोता ने लिखी है कि जरा सी गलती तो पूरा का पूरा सवाल गलत, जवाब गलत और पूरे मार्क्स कट। कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत अच्छा अगर आपको शिक्षक मिल जाए ना तो गणित बहुत आसान हो जाता है। और बाकी हमारे श्रोता ने क्या लिखा है? बाकी हमारे श्रोता ने, एक हमारे श्रोता ये लिख के भेज रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा है कि शालेय जीवन में तो मुझे इसका डर होता था, खास करके भूमिति, और बाद में पता चला गणित ही तो जीवन की नींव है। गणित से तर्क बुद्धि विकसित होती, कठिनाइयों में काम आता है, व्यवहार कुशलता बढ़ती है। मेहनत अभ्यास करने से धीरे धीरे गणित विषय को मैंने अपना लिया। आज गणित को आज तो बहुत एडवांस हो गया है और रोचक बनाकर आजकल इसे सिखाते हैं। अच्छे अध्यापक मिले तो बच्चों के मन से गणित का
डर दूर हो गणित जाता की है। रोचकता या उबाऊपन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है अच्छा कुछ खिला देना। जब बच्चे पढ़ रहे हो तो माँओं का कर्तव्य है कि जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दें। तो अब बात गणित की हो रही है और हमें गाजर की बातें करनी थी, गाजर से जुड़ी हुई रेसिपी की। जी। तो आप तो कुछ बनाकर खिलाने वाली थी। हम तो अचार बना के भी सोच रहे थे और गाजर की बर्फी भी। तो जल्दी से बताइए। हाँ, तो पहले अचार बता देते हैं कि देखिए, मिक्स सब्जी लेनी है, गाजर, मूली, गोभी, मटर, ये सब लगभग 1 किलो के करीब ले लीजिए। इसमें नमक हल्दी डालकर थोड़ी देर तक रख दीजिए ताकि इनका थोड़ा सा रस निकल जाए। फिर मसाले के लिए आप लीजिए 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, जो कि धनिया साबुत, और 2 बड़े चम्मच सौंफ, और 1 छोटी चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, 1 बड़ा चम्मच जीरा, अजवाइन थोड़ा सा लेना है, 2 लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच काले मिर्च लेके, लौंग 12-15। अब ये धीमे आंच पर इन सारे मसालों का भून करके इसको पीस लें, और हल्का गर्म पहले हो जाए, फिर इसके बाद इसको ठंडा करके इसको पीस लें। अब आप इसमें 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और बाद में सरसों के दाने भी इसमें आपको डालना है, और दरदरा सबको पीस लेना है। फिर एक बार ये सारे जो सूखे मसाले हटा के अब मिक्सर जार में आप लीजिए 50 ग्राम अदरक, लहसुन थोड़ी सी, और इमली 4-5 चम्मच जितनी, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्की कटाई के लिए, और 15-20 हरी मिर्च तीखेपन के लिए। अब इस पेस्ट को बड़े बर्तन में या परात में निकाल लें। इसमें सूखा मसाला जो आपने पहले तैयार किया था वो डालना है, फिर ये जो गीला मसाला किया था वो डालना है। इन सबको खूब अच्छे से मिला लीजिए, सारी सब्जियाँ इसमें डाल लीजिए। फिर आपको डालनी है 4-5 बड़े चम्मच का गर्मा गर्म तेल। जब ये सब अच्छे से सब मिक्स कर दीजिए, और ठंडा होने पर इसको आप एक डब्बे में भर लीजिए, और ये देखिए आप बढ़िया गाजर का मिक्स अचार तैयार है। और आपके सवाल का पूरा जवाब, अरे सुन लीजिए, जो आपने मुझसे शुरू में पूछा था, a² + b² = c², ये पाइथागोरस थ्योरम है, और यही जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी लिख भेजी है। तो इस आप आज के जो एग्जाम में मैं पास हुई या नहीं? बिल्कुल पास हो गई। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।